नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय कानूनी इतिहास के एक ऐसे केस की जिसने सलाखों के पीछे इंसानियत के मतलब को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन मामले की। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक कहानी है मानवीय गरिमा की लड़ाई की। सोचिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक खुफिया खत से। एक ऐसा खत जिसे भारत की सबसे बदनाम जेलों में से एक से किसी तरह बाहर स्मगल किया गया था। और ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी। ये वो चिट्ठी थी जो आगे चलकर एक कानूनी क्रांति की वजह बनने वाली थी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं तिहाड़ जेल से आया एक खत। देखते हैं कि कैसे एक अकेले कैदी की हिम्मत ने एक इतनी बड़ी संवैधानिक बहस छेड़ दी कि देश की सबसे बड़ी अदालत को भी एक्शन में आना पड़ा। तो हुआ यूं कि तिहाड़ जेल में एक कैदी थे, सुनील बत्रा। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक दूसरे कैदी को बहुत बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा है। और बात यही खत्म नहीं हुई। उस कैदी को टॉर्चर करने के बाद गैर कानूनी तरीके से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत कोठरी में डाल दिया गया। अब ये सब देखकर बत्रा ने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक जज को एक चिट्ठी लिख दी और उसमें जेल के अंदर हो रहे इन सारे अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता दिया। और बस यहीं से एक बहुत ही अहम कानूनी कॉन्सेप्ट सामने आता है, एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी परेशान या पीड़ित इंसान के खत को ही एक ऑफिशियल याचिका मतलब एक PIL मानकर उस पर सुनवाई शुरू कर सकती है। ये एक जबरदस्त तरीका है जिससे सबसे कमजोर लोगों की आवाज भी सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच सकती है। तो जब ये खत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट के सामने एक तरह की कानूनी पहेली खड़ी हो गई। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए कोर्ट को तीन बड़े और बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने थे। चलिए देखते हैं कि वो 3 सवाल क्या थे। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी इंसान को सजा हो जाने के बाद उसके मौलिक अधिकार, उसके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं? क्या आर्टिकल 21 जो हमें जीने का और सम्मान से जीने का अधिकार देता है, वो जेल की 4 दीवारी के अंदर भी लागू होता है? दूसरा सवाल वो सीधा उस चिट्ठी में बताई गई बातों से जुड़ा था। क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और कस्टडी में दिया जाने वाला टॉर्चर, क्या ये चीजें हमारे संविधान के खिलाफ हैं, उसका उल्लंघन करती हैं? और तीसरा सवाल था सिस्टम से जुड़ा हुआ। क्या जुडिशरी यानी हमारी न्यायपालिका को जेलों के अंदरूनी कामकाज में दखल देने का हक है? मतलब एक तरफ जेल का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरी तरफ कोर्ट की निगरानी, तो इनके बीच की लाइन कहाँ खींची जाए? इन 3 सवालों ने इस कहानी को अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा दिया। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का जवाब। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर की अगुवाई में बेंच ने जो फैसला सुनाया वो एक लैंडमार्क जजमेंट बनने वाला था। एक ऐसा फैसला जो बहुत कुछ बदलने वाला था। कोर्ट ने एक बहुत ही जोरदार और साफ बात कही, एक ऐसी लाइन जो आज भी गूंजती है, प्रिजन वॉल्स डू नॉट कीप आउट फंडामेंटल राइट्स, यानी जेल की दीवारें मौलिक अधिकारों को बाहर नहीं रख सकती। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये हमारे कानूनी सिस्टम के लिए एक नया उसूल था, एक नया सिद्धांत। चलिए अब ये देखते हैं कि इस एक पावरफुल लाइन को कोर्ट ने असल कानूनी सिद्धांतों में कैसे बदला। क्योंकि ये फैसला सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो कैदियों के अधिकारों का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। तो कोर्ट ने साफ साफ कुछ बातें कही। पहली बात, कैदी भी इंसान है, जानवर नहीं, और उनके फंडामेंटल राइट्स जेल जाने पर खत्म नहीं हो जाते। उनका आर्टिकल 21 यानी जीने का और सम्मान का अधिकार और आर्टिकल 14 यानी बराबरी का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरी बात, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक अमानवीय और अपमानजनक सजा है। कस्टडी में टॉर्चर करना आर्टिकल 21 का सीधा उल्लंघन है। और आखिर में कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जेल अथॉरिटीज कानून से ऊपर नहीं है और जुडिशरी की ये ड्यूटी है कि वो जेलों में होने वाले जुल्म को रोकने के लिए नजर रखे। तो अगर इस पूरे फैसले का निचोड़ देखें तो वो 3 मेन पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, कैदियों के अधिकार सलाखों के पीछे भी जिंदा रहते हैं। दूसरा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास बिना कोर्ट के ऑर्डर और पूरी कानूनी प्रक्रिया के असंवैधानिक है। और तीसरा, कस्टोडियल टॉर्चर जीवन और सम्मान के अधिकार का खुला उल्लंघन है। कानून की भाषा में इन्हीं को रेशियो डेसिडेंडी कहते हैं, मतलब वो कानूनी तर्क जिन पर यह पूरा फैसला खड़ा है। तो ठीक है, फैसला तो आ गया, पर इस एक केस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ?
चलिए अब इस फैसले की विरासत पर एक नज़र डालते हैं, जिसका असर आज भी हमारे कानून पर दिखाई देता है। तो आखिर ये केस इतना बड़ा लैंडमार्क क्यों माना जाता है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसने भारत में मॉडर्न प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी जेल से जुड़े कानूनों की नींव रखी। इसने जेल सुधारों की मूवमेंट को बहुत ताकत दी, कैदियों के मानवाधिकारों को कानूनी तौर पर पक्का कर दिया, और सबसे बड़ी बात, इसने आगे के लिए दरवाजे खोल दिए। हुसैन आरा खातून जैसे केस जो अंडर ट्रायल कैदियों के अधिकारों के लिए थे, या फिर डीके बसु केस जिसने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाई, इन सब की राह इसी फैसले ने बनाई थी। आखिर में ये पूरा केस हमें एक बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे समीकरण पर लाकर खड़ा करता है। एक ऐसा आइडिया जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर न्याय का असली मतलब है क्या। और वो समीकरण ये है, सजा इंसानियत के खत्म हो जाने के बराबर नहीं है। पनिशमेंट डज नॉट इक्वल द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये फैसला हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम का मकसद किसी की गरिमा छीनना नहीं, बल्कि सुधार करना है। और ये वही सोच है जिसकी शुरुआत सुनील बत्रा के उस एक खत से हुई थी, और जो आज भी हमारे संविधान की आत्मा में जिंदा है।